वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। दिस इज दिव्यांशी। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1। ये आपका सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर का। हम एक न्यू चैप्टर को कवर कर रहे हैं, चैप्टर 4, जिसमें हमारा टॉपिक है इसेंशियल न्यू बॉर्न केयर, इसेंशियल केयर ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी। जो न्यू बॉर्न बेबी को हम इसेंशियल इनिशियल जो केयर प्रोवाइड करते हैं, उसमें क्या क्या स्टेप होते हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 इसका हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको जरूर से देखिएगा। पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा था कि गोल क्या है एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर ऑफ द बेबी। इसी के साथ साथ हमने देखा था कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, कैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो हम उसका एयर वे मेंटेन करते हैं। इसी के साथ साथ हम अवगार स्कोरिंग एट द टाइम ऑफ द बर्थ, जैसे ही बेबी डिलीवर होता है उसके फर्स्ट एंड द 5 मिनट में हम अवगार स्कोरिंग करते हैं। इसी के साथ साथ बेबी का क्राई देखते हैं कि अगर बेबी बहुत ही ज्यादा लाउड क्राई कर रहा है तो ये इंडिकेट करेगा बेबी कैसे हैं, हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट पर हैं। अगर बहुत ही ज्यादा हाई पिच्ड साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये स्ट्राइडर को इंडिकेट करता है। इसी के साथ साथ अगर बेबी का जो क्राई है वो बहुत ही ज्यादा वीक है तो ये इंडिकेट करता है कि बेबी कैसे हैं, प्री मेच्योर है। और नॉर्मल जो बेबी का क्राई होता है वो बहुत थोड़ा सा नॉर्मल होता है और हस्की साउंड बेबी प्रोड्यूस करते हैं जब वो क्राई करते हैं। सक्शनिंग के बारे में हमने देखा था। इसी के साथ साथ बेबी की आई केयर हम किस तरीके से करते हैं, विटामिन के इंजेक्शन का क्या रोल है न्यूबॉर्न बेबी की लाइफ में। इसी के साथ साथ हमने उसकी डोजेस को भी देखा था। आज के इस लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे कि न्यूबॉर्न इसेंशियल केयर में क्या क्या पॉइंट्स आगे हैं जो हमें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बर्थ, जब भी बेबी बॉर्न होते हैं तो हमें क्या क्या केयर बेबी को देनी है। कॉर्ड केयर देखेंगे कि जब भी बेबी बॉर्न होते हैं तो अम्बिलिकल कॉर्ड की हम किस तरीके से केयर करते हैं, मदर को क्या क्या इंस्ट्रक्शन देंगे अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर के रिगार्डिंग। इसी के साथ देखेंगे कि बेबी की स्किन की कलर स्किन है उसको हम किस तरीके से ड्राई करना है, उसको किस तरीके से क्लीन करना है, किस तरीके की क्लोथिंग बेबी को पहनानी है। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर है, मैंने इसको बताया था आपको, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ही बेबी बॉर्न होते हैं हम बेबी को ड्राई रखते हैं, बेबी को वाइप करते हैं, ड्राई करेंगे, बेबी को वार्मथ रखते हैं एंड बेबी को रैप करके रखेंगे। इसी के साथ साथ जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में हम कवर कर चुके हैं कि बेबी का क्राई जो है उसको चेक करना है कि बेबी जिस तरीके से क्राई कर रहे हैं तो कैसा साउंड वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर बेबी क्राई नहीं कर रहे हैं तो हमें उनके क्राई को स्टिमुलेट करना है नॉर्मल जेंटल रबिंग के थ्रू उनके सोल एरिया पे, तो जिसके थ्रू बेबी क्या है अच्छे से क्राई करेंगे और उनका एयर पे जो भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है वो ओपन हो जाएगा और जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो नॉर्मल वे में कर सकते हैं। सक्शनिंग के बारे में हमने देखा था, पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी का चेक हम तब करते हैं जैसे ही बेबी बॉर्न होते हैं, लास्ट 30 मिनट्स तक रहता है, जब तक बेबी डीप स्लीप में सो नहीं जाते, जब तक बेबी गहरी नींद में नहीं सो जाते तब तक हम पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी फर्स्ट पीरियड में जो टेस्ट करते हैं वो उस टाइम पीरियड में आता है। इसमें बेबी का नेजल फेरिंग देखेंगे, बेबी का रेस्पिरेशन चेक करेंगे, टैकीकार्डिया टैकीपनिया देखते हैं। उसी के साथ साथ सेकंड टेस्ट हम तब करेंगे, सेकंड रिएक्टिविटी टेस्ट तब करते हैं जब बेबी डीप स्लीप से अवेक हो जाते हैं, उठ जाते हैं और उसके बाद में 4 से 5 टाइम ड्यूरेशन के 4 to 5 आवर के टाइम ड्यूरेशन में हम चेक करते हैं कि बेबी का विक्यूनियम कैसा पास कर रहे हैं, बेबी फीडिंग किस तरीके से कर रहे हैं, उनके रिफ्लेक्सेस को चेक करेंगे, फ्लेक्शन को चेक करेंगे और बेबी का रेस्पिरेशन देखेंगे कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं प्रेजेंट है, बेबी का एयर पे क्लियर है एकदम से या फिर नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को हम मॉनिटर करते हैं। इसी के साथ साथ अवगार स्कोरिंग करेंगे, बेबी का जो भी टेस्ट है, स्किन कलर देखेंगे, पल्स देखेंगे, रिएक्टिविटी टेस्ट करते हैं, अपीयरेंस को चेक करते हैं, एक्टिविटी को देखेंगे, रेस्पिरेशन चेक करते हैं। देन इसके बाद में डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग हम करते हैं, इसलिए करते हैं जब भी बेबी बॉर्न होते हैं तो बेबी के एब्डोमेन से 2 to 3 सेंटीमीटर पे हम क्लैम्प करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को। देन 30 to 60 सेकेंड तक के लिए हम वेट करते हैं जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड में जो पल्सेशन है वो सीज नहीं हो जाता, स्टॉप नहीं हो जाता। ये इसलिए डिले करते हैं कि जो भी एडुकेट अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई है प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में ट्रांसफर हो जाए और जो भी हीमोग्लोबिन का लेवल है और आयरन है
वो बेबी में प्रॉपर अमाउंट में ट्रांसफर हो जाए। तो इसलिए हम अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करने के बाद में थोड़ा सा लिटिल बिट हम वेट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा केयर है कॉर्ड केयर। अम्बिलिकल कॉर्ड में किस तरीके का हम केयर प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें आएगा द कॉर्ड इज क्लैम्प्ड एंड कट अप्रोक्सीमेटली विद इन 30 सेकेंड, 30 to 60 सेकेंड भी कहते हैं, 30 to 60 सेकेंड आफ्टरवर्ड्स इन द डिलीवरी रूम। जभी भी जैसे ही बेबी डिलीवर होते हैं तब हम क्या करेंगे, हम जैसे ही बेबी बॉर्न हुआ, डिलीवर हुआ, तो हमको वेट करना है 30 to 60 सेकेंड के लिए अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने से पहले। द कॉर्ड इज क्लैम्प्ड अबाउट 8 इंचेस फ्रॉम द abdomen। बेबी का जो भी अम्बिलिकल कॉर्ड हम क्लैम्प कर रहे हैं abdomen एरिया से, वो 3 to 4 सेंटीमीटर अवे होगी abdomen एरिया से बेबी की। एंड कट इट इन बिटवीन, दोनों साइड में बिटवीन 2 क्लैम्प लगाते हैं, बीच से उसको कट करते हैं। व्हेन द न्यू बॉर्न इज ब्रॉट टू द नर्सरी, जैसे ही बेबी क्या है नर्सरी में बेबी बॉर्न होने के बाद में मदर को कहाँ प्लेस करते हैं, नर्सरी में प्लेस करते हैं। तो उसको वहां पे प्लेस करने से पहले अनदर क्लैम्प इज अप्लाइड हाफ टू द 1 इंच फ्रॉम द एब्डोमिन। अनदर क्लैम्प, 2 क्लैम्प मैंने बताया, जो 3 to 4 सेंटीमीटर अबे बेबी के एब्डोमिन से करेंगे। देन बिटवीन 1 to 1.5 इंचेस अब करेंगे एब्डोमिन एरिया से, और उसको बीच से कट करते हैं। द कॉर्ड इज कट अ सेकेंड टाइम, देन हम कॉर्ड को सेकेंड टाइम कट करेंगे। द कॉर्ड एरिया इज क्लीन्ड विद द एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। जो कॉर्ड एरिया होगा उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का यूज करते हुए ही क्लीन करेंगे। वाटर, नॉर्मल वाटर का यूज नहीं करेंगे। जो भी वाटर होगा वो कैसा होगा, सोल्यूशन कैसा होगा, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ में क्लीन करेंगे, जिससे इन्फेक्शन कॉज ना हो। द मैनर ऑफ द कॉर्ड केयर डिपेंड ऑन द हॉस्पिटल प्रोटोकॉल। जो भी हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल, हर एक इंस्टीट्यूशन का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है क्लीनिंग करने का। तो अम्बिलिकल कॉर्ड को हम कैसे क्लीन करते हैं, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का यूज करते हुए मेनली इसको क्लीन किया जाता है। व्हाट्स द इम्पोर्टेंट इज दैट द प्रिंसिपल इज फॉलोड। बस ये है कि कौन सा प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है जो फॉलो किया जा रहा है। द कॉर्ड क्लैम्प में बी रिमूव्ड आफ्टर द 48 आवर्स व्हेन द कॉर्ड हैज ड्राइड। मदर को इंस्ट्रक्ट करना है, मदर को सिखाना भी है कि जो कॉर्ड है वो अपने आप से फॉल ऑफ हो जाएगी। उसे मैनुअली अपने हाथों से ना ही तो कट करना है, ना ही उसको टच करना है, और अपने आप से 48 आवर्स में ना नेचुरली वो फॉल ऑफ हो जाती है क्लैम्प करने के बाद में। द कॉर्ड टिपिकली फॉल्स ऑफ इन 7 to 10 डेज। जो कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, फॉल ऑफ हो जाती है कंप्लीटली 7 to 10 डेज में, leaving a granulating area that heal over the next 7 to 10 days। नेक्स्ट 7, अगर जहाँ पे हमने क्लैम्प करा है अम्बिलिकल कॉर्ड एरिया पे, थोड़ा सा वुंड, माइल्ड अमाउंट में वुंड प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा वुंड प्रेजेंट होता है, वो एरिया थोड़ा सा वुंडेड, इंजर्ड दिखेगा, बट अपने आप ही सेल्फ कुछ भी उसमें इंटरवेंशन करने की नीड नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट देने की नीड नहीं है। नेचुरली वो 7 to 10 डेज के बाद में अपने आप से हील हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन ऑफ द मदर ऑन कॉर्ड केयर। हम क्या क्या इंस्ट्रक्शन मदर को देंगे जब भी कॉर्ड केयर परफॉर्म कर रहे हैं। मदर को टीच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर जो भी बेबी को टेक केयर कर रहे हैं उनको सिखाना बहुत जरूरी है कि अम्बिलिकल कॉर्ड की हमें क्या क्या केयर करनी है। उसे अपने हाथों से टच नहीं करना है, किसी भी सोल्यूशन का यूज नहीं करना, उस एरिया को वेट नहीं होने देना। जो भी बेबी को डायपर पहना रहे हैं वो अम्बिलिकल कॉर्ड के बिलो रीजन में पहनाएंगे, जिससे अगर बेबी यूरिन पास कर रहे हैं तो अगर डायपर वेट हो रहा है तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड के रीजन को वेट ना करे। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है। मेनली क्या क्या इंस्ट्रक्शन मदर को देंगे, डू नॉट बाथ अंटिल द कॉर्ड हैज फॉलन ऑफ। बेबी को बात नहीं कराएंगे जब तक कि अम्बिलिकल कॉर्ड अपने आप से नेचुरली फॉलो अप नहीं हो जाता। स्पंज बाथ भी नहीं बेबी को देनी है। डू नॉट यूज अ स्पंज बाथ टू क्लीन द बॉडी, इंश्योरिंग दैट द कॉर्ड डज नॉट गेट वेट विद द वाटर। ये ध्यान में रखना है कि अम्बिलिकल कॉर्ड का रीजन वाटर के साथ में गीला ना हो, और द यूरिन, ना ही यूरिन के साथ में वो एरिया वेट होना चाहिए। डू नॉट अप्लाई एनीथिंग ऑन द कॉर्ड। कुछ भी अम्बिलिकल कॉर्ड पे अप्लाई नहीं करना है एक्सेप्ट एंटीसेप्टिक सोल्यूशन सच एज द बेबी पाउडर, बॉडी पाउडर और द एंटीबायोटिक। कोई भी एंटीबायोटिक का यूज नहीं करना है, कोई भी बॉडी पाउडर यूज नहीं करना है। जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे तब तक हमें कोई भी चीज अम्बिलिकल कॉर्ड उस रीजन के ऊपर अप्लाई नहीं करनी है, एक्सेप्ट फॉर द प्रिस्क्राइब्ड एंटीसेप्टिक सोल्यूशन विच इज 70% ऑफ अल्कोहल। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का ही
यूज करते हैं, इसीलिए क्योंकि हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर पाए। Avoid placing the diaper below the cord so that it does not cover the cord and does not get wet when the diaper is soiled with the urine. जब भी हम बेबी को डायपर पहनाएंगे, मदर को इंस्ट्रक्ट करना है, केयर गिवर को सिखाना है कि जो बेबी को डायपर पहना रहे हैं वो अम्बिलिकल कॉर्ड के रीजन से बिलो होना चाहिए, नीचे की साइड में होना चाहिए, जिससे अगर बेबी का डायपर वेट हो यूरिन के साथ में तो वो वेटनेस बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड में किसी भी तरीके का इफेक्ट ना दे। अगर वेट हो जाएगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, फॉल ऑफ होने में अम्बिलिकल कॉर्ड को डिले हो सकता है और वहाँ पे जो वुंड है वो बहुत ही सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट भी हो सकता है। लीव द कॉर्ड एक्सपोज टू द एयर। अम्बिलिकल कॉर्ड को कैसा, एयर में थोड़ी देर के लिए उसको नॉर्मली ड्राई होने देना है और एयर में छोड़ देंगे। डू नॉट अप्लाई अ ड्रेसिंग और द अब्डोमिनल बाइंडर। किसी भी तरीके की ड्रेसिंग नहीं करनी है, बाइंडर कुछ भी अप्लाई नहीं करना है अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर। द कॉर्ड ड्राइज एंड सेपरेट मोर रैपिडली इफ इट इज एक्सपोज टू द एयर। जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड को अगर हम ड्राई रखेंगे, ओपन रखेंगे और जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगी तो वो इजीली फॉलो हो सकती है। इफ यू नोटिस द कॉर्ड टू बी ब्लीडिंग, अगर आप देख रहे हैं, मदर को दिखाना है, पेरेंट्स को बताना है, केयर गिवर को इंस्ट्रक्ट करना है, अगर वहां से अम्बिलिकल कॉर्ड के रीजन से ब्लीडिंग इफ एनी केस अराइज होती है, देन जेंटल फर्म प्रेशर अप्लाई करेंगे, बहुत हार्ड प्रेशर नहीं देंगे, सिर्फ नॉर्मली जेंटल फर्म प्रेशर अप्लाई करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड के रीजन पे। एंड चेक द कॉर्ड क्लैम्प इफ लूज। अगर देखेंगे कि अगर क्लैम्प जो है अभी क्लैम्प करा है दोनों साइड से, वो अगर लूज हो गया है तो उसको स्लोली टाइट करने की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट एनी अनयूजुअल साइन, अगर कोई भी अनयूजुअल साइन है, डेंजर साइन और सिम्टम बेबी की बॉडी में अगर हो रहा है तो जरूर से क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, बेबी को दिखाना है। विच इंडिकेट इन्फेक्शन, हो सकता है वो किसी इन्फेक्शन की वजह से कॉज हो रहा हो, जो भी साइन और सिम्टम्स है, सच एज ओडोर एंड द डिस्चार्ज। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, फॉल स्मेलिंग हो सकती है अम्बिलिकल कॉर्ड के रीजन से। इसी के साथ साथ पस कलेक्शन हो सकता है, पस डिस्चार्ज हो सकता है उस एरिया से। अम्बिलिकल कॉर्ड का रीजन रेडन हो सकता है अराउंड द कॉर्ड एंड द कॉर्ड remaining wet and not falling off within the 7 to 10 days और अ फीवर। बेबी को फीवर हो सकता है, इन्फेक्शन है तो फीवर भी अराइज होगा। और अम्बिलिकल कॉर्ड का जो टाइम ड्यूरेशन नॉर्मल है 7 to 10 डेज के बाद में उसको नेचुरली फॉलो हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं होती है तो ये इंडिकेट करेगा कि ये डेंजर साइन है, साइन और सिम्टम अराइज हो रहे हैं, अनयूजुअल साइन है, जिसके लिए हमें पीडियाट्रिक पेशेंट के पास में बेबी को दिखाने की जरूरत है। So that's all about the umbilical cord care. Now we will move on the Apgar scoring. Apgar scoring होता क्या है? 1953 में डॉक्टर वर्जीनिया ने अपगार स्कोरिंग को इंट्रोड्यूस किया था। मेनली इसमें क्या होता है, स्कोरिंग होता है, इंडिकेटर्स होते हैं, अपीयरेंस को चेक करते हैं, बेबी की बॉडी में स्किन कलर को चेक करेंगे, पल्स रेट को चेक करते हैं, देन ग्रिमेस को, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी को चेक करेंगे, एक्टिविटी बेबी की चेक करते हैं एंड रेस्पिरेशन चेक करते हैं। जो अपीयरेंस बेबी का होता है, अगर बेबी की स्किन का कलर पिंक है तो बेबी को 2 मार्किंग देंगे। अगर बेबी की बॉडी का स्किन का कलर कैसा है, पेरिफेरल साइनोसिस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसाइनोसिस बोलते हैं, ओनली पेरिफेरल एरिया में ही साइनोसिस प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्रोसाइनोसिस। और नॉर्मल बॉडी का एरिया कैसा है, नॉर्मल पिंकिश कलर का है तो हम बेबी को 1 पॉइंट देते हैं। अगर ओवरऑल बॉडी में साइनोसिस प्रेजेंट है और बॉडी बिल्कुल ही पेन है तब बेबी को 0 पॉइंट देते हैं। नेक्स्ट हम पल्स बेबी का चेक करेंगे। अगर पल्स रेट कितना है, मोर देन 100 बीट्स पर मिनट है तो बेबी को 2 मार्किंग देंगे। अगर बेबी का पल्स रेट लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है तो बेबी को हम 1 मार्किंग देंगे। इसी के साथ साथ अगर बेबी की पल्स रेट क्या है, एब्सेंट है, बिल्कुल ही पल्स रेट नहीं मिल रही है तो बेबी को हम 0 मार्किंग देते हैं। नेक्स्ट हम ग्रिमेस चेक करेंगे, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी बेबी की चेक करते हैं। अगर बेबी अगर हमने स्टिमुलेट करा है, हमारा बेबी अगर अच्छे से क्राई कर रहा है तो वो इंडिकेट करता है बेबी एकदम से हेल्दी है, कोई भी डिप्रेशन बेबी में प्रेजेंट नहीं है। अगर क्राई हमने स्टिमुलेट करा, बेबी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्गली क्राई कर रहे हैं तो बेबी को हम 2 पॉइंट देंगे, 2 पॉइंट मार्क करेंगे। ग्रिमेस प्रेजेंट है, बिल्कुल ही जो भी हमारा एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया उससे बेबी मीट नहीं कर रहे हैं, वीक क्राई कर रहे हैं। और जब भी हमने स्टिमुलेट करा है सक्शनिंग के थ्रू तो बेबी कैसा, बहुत ही माइल्ड रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसलिए हम बेबी को 1 पॉइंट देते हैं।
और अगर कोई भी रिस्पॉन्स प्रेजेंट नहीं है स्टिमुलेशन के टाइम पे सक्शन के थ्रू या फिर नॉर्मली जेंटल हमने सोल एरिया पे बेबी को रबिंग करा है तब भी बेबी ट्राई नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे बेबी को 0 पॉइंट देते हैं। देन एक्टिविटी को चेक करेंगे, टोन चेक करते हैं बेबी की। बेल फ्लेक्स्ड है, रेसिस्टेंट एक्सटेंशन, नॉर्मली एक्सटेंशन फ्लेक्शन प्रेजेंट है बेबी की बॉडी में तो 2 पॉइंट देंगे। अगर सब फ्लेक्शन प्रेजेंट है, ओनली एक्सट्रीमिटी का रीजन थोड़ा ही सा बेबी ने फ्लेक्स कर रखा है, तो बेबी को हम 1 मार्किंग देते हैं। अगर बिल्कुल ही फ्लेक्शन नहीं है, फ्लैसिड है एकदम से, तो 0 पॉइंट देंगे। इसी के साथ साथ बेबी का रेस्पिरेशन चेक करते हैं। स्ट्रॉन्ग क्राई कर रहा है, अगर बहुत ही अच्छे से बेबी क्राई कर रहे हैं तो उनका रेस्पिरेशन कैसा होगा, एकदम से नॉर्मल होगा। अगर स्लो है, इरेगुलर ब्रीथिंग है, अच्छे से क्राई नहीं कर रहे हैं बेबी, तो 1 हम पॉइंट देंगे। एपेनिक यानी कि बिल्कुल ही क्राई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, रेस्पिरेशन का जो भी प्रोसेस एकदम से स्टॉप है, तो बेबी को 0 पॉइंट देते हैं। इसी के साथ ही साथ ये टेस्ट स्कोरिंग कब करते हैं, जैसे ही बेबी बॉर्न होते हैं उसके 1 एंड 5 मिनट एट बर्थ ये करते हैं। ये कैसा होता है, क्वांटिटेटिव असेसमेंट होता है। क्वांटिटेटिव असेसमेंट होता है। इसी के साथ ही साथ अगर बेबी का स्कोर लेस देन 7 है तो हम इस स्कोर को, इस टेस्ट को, इस असेसमेंट को दोबारा से रिपीट करेंगे 15 मिनट में। अगर बेबी का स्कोर 8 to 10 है तो बेबी कैसे है, एकदम से नॉर्मल है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिप्रेशन नहीं प्रेजेंट है, एक्सीलेंट बॉडी है बेबी की। अगर बेबी की बॉडी 5 to 7 है स्कोरिंग, तो बेबी की बॉडी में माइल्ड डिप्रेशन प्रेजेंट है, पॉजिटिव प्रेशर, वेंटिलेशन बेबी को देने की नीड है। इसी के थ्रू हम बेबी का एयरवे जो भी है उसको क्लीन करेंगे, जिसके थ्रू बेबी अच्छे से रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर पाए। अगर 6 है, बिलो 6 है, 6 जो भी स्कोरिंग है बेबी की 6 स्कोर से भी कम है, लेस देन 6 है, तो बेबी कहते हैं बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम डिप्रेशन में है और बेबी को सीपीआर स्टार्ट करने की, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन स्टार्ट करने की नीड है। इसी के साथ साथ बेबी को एनआईसीयू में भेजेंगे, एनआईसीयू में सेंड करते हैं। तो अब गार्ड स्कोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और उसकी एग्जाम में भी ये टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, करवाया जाएगा और उसके एग्जाम में प्रैक्टिकल फॉर्म में करवाया जाता है। इसी के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए और गार्ड स्कोरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अच्छे से पढ़िएगा और हर पॉइंट को इसको अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे केयर ऑफ द स्किन। बेबी में केयर ऑफ द स्किन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बेबी का स्किन कैसा है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही फर्म होता है। इसलिए जो भी हम बेबी को स्किन कलर देंगे बिल्कुल ही कैसे जो भी केयर प्रोवाइड करें बिल्कुल ही जेंटल हैंड के थ्रू उसका यूज करते हुए करते हैं। बेबी की स्किन कैसी होती है, डेलिकेट होती है, एकदम से सॉफ्ट होती है, फर्म होती है। इट इज क्लीन इन सेफेलोपॉडल। सेफेलोपॉडल मतलब कि सीक्वेंस में हम करते हैं। सबसे पहले बेबी का फेस एरिया क्लीन करेंगे, देन रेस्ट ऑफ द बॉडी को हम क्लीन करते हैं। सेफेलोपॉडल, सेफेलो का मतलब ही होता है फेस एरिया से हम क्लीन करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट द फेस, जैसे मैंने बताया सबसे पहले क्या क्लीन करते हैं, बेबी का फेस एरिया क्लीन करेंगे जेंटल हैंड का यूज करते हुए, बहुत ज्यादा तेज हार्श रबिंग नहीं करनी है। इस क्लीन एंड देन द बॉडी, फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी को क्लीन किया जाता है। वाइल क्लीनिंग द हेड, जब भी बेबी का हेड क्लीन कर रहे हैं एंड द बॉडी एरिया को क्लीन कर रहे हैं, तो बेबी को कैसा रखना है, रैप्ड रखना है। बिल्कुल भी बाहर का एटमॉस्फेयर, बेबी का जो हाइपोथर्मिया है, हाइपोथर्मिक के स्टेट में बेबी को नहीं आने देना है और बेबी की बॉडी को एकदम से रैप करके रखेंगे। द न्यूबॉर्न स्किन नीड वेरी लिटिल रबिंग, जैसे मैंने बताया बहुत हार्ड रबिंग नहीं करना है, हार्श रबिंग नहीं करना है, बहुत ही जेंटल एंड सॉफ्ट हैंड का यूज करते हुए बेबी की बॉडी को क्लीन करेंगे। एरिया सच एज द नेक, एक्सिला एंड द ग्रोइंग जॉइंट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन। जो नॉर्मल जो एरिया होता है जिसमें बहुत ही ज्यादा केयर करने की नीड होती है, वो होता है नेक रीजन, एक्सिला रीजन एंड द ग्रोइंग रीजन। एंड सम जॉइंट्स होते हैं जिन पे हमें बहुत ही ज्यादा फोकस करना है अगर वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन ना प्रेजेंट हो, इसलिए हमें नॉर्मल स्पंजिंग के थ्रू, जेंटल रबिंग के थ्रू बेबी की बॉडी को क्लीन करना है सोल्यूशन का यूज करते हुए। और जो भी वाटर यूज कर रहे हैं उसका टेम्परेचर चेक करना है, बहुत ही ज्यादा कैसा वाटर, बहुत ही ज्यादा वार्म ना हो या फिर बहुत ही ज्यादा वाटर ठंडा नहीं होना चाहिए, ल्यूक वार्म वाटर का यूज करना है बेबी की बॉडी को क्लीन करने के लिए। केयर ऑफ द जेनिटल एरिया, द न्यूबॉर्न रिक्वायर्स जेंटल क्लीनिंग, द पेरेंट्स नीड टू एक्सप्लेनेशन अबाउट द क्लीनिंग द जेनिटल एरिया।
जब भी जेनिटल एरिया की क्लीनिंग करना है तो मदर को एजुकेट करना है कि वो किन-किन स्टेप का यूज़ करते हुए जेनिटल एरिया को वो क्लीन करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल। बेबी क्या है, बेबी बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ को वो अडॉप्ट करने की ही कोशिश कर रहे होते हैं, तो बहुत ही ध्यान देना है कि जो भी विजिटर्स हैं बेबी से मिलने आ रहे हैं, तो प्रॉपर हाइजीन का, प्रॉपर सैनिटेशन का यूज़ करना है, जिससे बेबी की बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन कॉज़ ना हो, क्योंकि निमोनिया जैसी कंडीशन, डायरिया जैसी कंडीशन जभी भी हम अनहाइजीनिक वे में बेबी को टच करते हैं या फिर बेबी को केयर प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं सेंसिटिविटी के कि बेबी क्या हो, इन्फेक्टेड हो जाए, बेबी में इन्फेक्शन कॉज़ हो जाए। अभी जब न्यू बॉर्न बेबी है तो वो हाई रिस्क पे होते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की, बहुत ही ज़्यादा केयर की नीड होती है। तो उनको ध्यान में रखते हुए जो भी उनसे मीट कर रहे हैं, तो उनको एजुकेट करना है कि वो अपने हैंड को क्या करें, सबसे पहले वॉश करें, इससे पहले वो बेबी को टच करें। तो क्या दिया है, द न्यूबॉर्न हैज़ अ लिटिल रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन एंड नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंजरी। जो भी इंजरी है तो बेबी को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन की नीड होती है, क्योंकि उनकी स्किन कैसी है, बहुत ही सेंसिटिव है, छोटे हैं, तो उनका इम्यूनिटी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी। द नर्स कैन केयर टेकर शुड वॉश देयर हैंड बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग द न्यूबॉर्न। ये ध्यान रखना है बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को हैंडल करने से पहले, उसको कोई भी केयर प्रोवाइड करने से पहले, चाहे वो नर्स हो या फिर अदर केयर टेकर हो या फिर उनके फैमिली के अलग विजिटर्स हों जो बेबी से हॉस्पिटल में मीट करने आते हैं, तो उन्हें सबसे पहले क्या करना है, हैंड हाइजीन को मेंटेन करना है, हैंड वॉशिंग करनी है। देन उसके बाद में वो बेबी को केयर प्रोवाइड करें, देन वो बेबी को फिर टच करें। नो इन्फेक्टेड पर्सन, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी को कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल इन्फेक्शन है, फीवर में कोई भी पेशेंट है, पेशेंट के घर वाले हैं, तो उनसे बेबी को मीट नहीं करने देना है। should touch the baby and soiled diapers should be changed immediately। अगर बेबी का वेट डायपर है तो उसको क्या करना है, फ्रिक्वेंटली चेंज करना है। ये नहीं बेबी का डायपर वेट है तो उसको यूं ही छोड़ दिया, उसको चेंज करते रहना, नहीं तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बेबी की स्किन जो भी क्लीनिंग है उस पर ध्यान देना है और कोशिश करनी कि बेबी को किसी भी तरीके का कोई भी इन्फेक्शन उसकी बॉडी में कॉज ना हो। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोथिंग ऑफ द बेबी। जो भी हम बेबी को क्लोथ कर रहे हैं, उसको मतलब कि कपड़े पहना रहे हैं, वो कैसे होने चाहिए, लाइट वेट में होने चाहिए, बहुत हैवी क्लोथिंग नहीं करना है। ऐसे कपड़े नहीं पहनाने कि उसमें बहुत ही ज़्यादा मोती वगैरह लगे हों, बीड्स लगे हों, तो क्या कॉज़ करेंगे, बेबी की स्किन पे इरिटेशन को कॉज़ करते हैं। इसलिए जो भी बेबी को क्लोथ कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट क्लोथ होने चाहिए, लाइट वेटेड होने चाहिए। इसके थ्रू बेबी की स्किन जो है वो प्रोटेक्टेड रहे और बेबी को कोई भी इन्फेक्शन या फिर हार्मफुल चीज़ें बेबी की बॉडी में कॉज़ ना हो। द बेबी शुड बी ड्रेस्ड, जो भी बेबी को ड्रेसअप करवाया जा रहा है, विद लूज एंड द सॉफ्ट एंड द कॉटन क्लोथ। जो भी बेबी को कपड़े पहना रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, लूज होने चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। उनका चेस्ट एरिया रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी, बेबी डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा क्राई करते हैं बेबी, डिस्टर्ब रहते हैं, अच्छे से फीड भी नहीं करेंगे। इसलिए बेबी को कैसा जो भी क्लोथिंग करवा रहे हैं हम वो लूज करवाना है, सॉफ्ट कपड़े पहनाने हैं एंड द कॉटन के क्लोथ का यूज़ करना है। Large button and the synthetic fibers and the plastic, nylon, napkin should be avoided। जो बेबी में कौन कौन सी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, हमें बटन, लार्ज बटन, जैसे अगर कोई भी कपड़ा है उसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बटन्स दिए गए हैं तो वो हमें क्लोथ अवॉइड करने हैं, वो बेबी को नहीं पहनाएंगे हम। सिंथेटिक फाइबर जैसे जो क्लोथ होते हैं उनको अवॉइड करना है, इसी के साथ साथ प्लास्टिक एंड नायलॉन के नैपकिन्स को भी हमें अवॉइड करना है। द क्लोथ शुड नॉट बी टाइट, अगर कोई भी, मैंने जैसे बताया कि बेबी को कैसे क्लोथिंग करवानी है, बेबी को लूज क्लोथ पहनाने हैं, सॉफ्ट पहनाने हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा हम टाइट क्लोथ बेबी को पहनाएंगे तो उसकी नेक के रीजन में एंड अब्डोमेन के रीजन में वो इरिटेशन को कॉज करेंगे, बेबी को डिस्कम्फर्ट होगा, बेबी अच्छे से ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे, ब्रेथ नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और सीवियर कंडीशन रिस्क फैक्टर में बेबी की जो बॉडी है वो जा सकती है। इन विंटर के सीजन में क्या करेंगे, ये तो रही समर सीजन की बात। विंटर सीजन में क्या करते हैं, बेबी को लेयर्ड क्लोथिंग पहनानी है। लेयर्ड क्लोथिंग शुड बी यूज्ड, क्लोथ शुड ऑलवेज बी क्लीन्ड विद अ माइल्ड डिटर्जेंट टू प्रिवेंट द स्किन डिटर्जेंट। जो भी हम बेबी के जो क्लोथिंग है उसको अच्छे से नॉर्मल लाइट सोप के साथ में क्लीनिंग करना है, इन्फेक्टेड नहीं होने चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डिटर्जेंट का यूज़ नहीं करना है, माइल्ड डिटर्जेंट का यूज़ करना है। इसके थ्रू स्किन में क्या है, बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है ना, डेलिकेटेड होती है, तो उसको
उसमें कोई भी इरिटेशन कॉज ना हो, इसलिए माइल्ड डिटर्जेंट का हमें यूज करना है। और विंटर के टाइम पे हमें लेयर्ड क्लोथिंग पहनाने हैं बेबी को, क्या है विंटर से प्रिवेंट करना है, ठंड से बचाना है। अगर बेबी में ठंड लग जाती है तो उसे बचाना फिर मुश्किल होता है, बेबी की हेल्थ में दिक्कत आ जाती है, नॉर्मल बॉडी फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाएगा। तो विंटर के टाइम पे बेबी को अच्छे से रैप करके रखना है, लेयर्ड क्लोथिंग में रखना है बेबी को। सॉफ्ट हो वो भी क्लोथिंग, वुलन के क्लोथ, हम लाइट वुलन के क्लोथ बेबी को पहना सकते हैं। इसी के साथ साथ जब भी बेबी की जो क्लोथिंग है उसको क्लीन कर रहे हैं तो वो माइल्ड डिटर्जेंट का यूज करते हुए करना है, हार्ड डिटर्जेंट का यूज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से बेबी का जो स्किन है वो इरिटेट हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्यूनाइजेशन। अभी इम्यूनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मदर को एजुकेट करना है या फिर अदर हेल्थ केयर वर्कर हैं जो बेबी की टेक केयर कर रहे हैं, उनको बताना है कि इम्यूनाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर वो इम्यूनाइजेशन नहीं कराएंगे तो बेबी की बॉडी में क्या क्या ऐसे डिजीजेज हैं, ऐसी कंडीशन है राइज हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी इवन कॉज हो सकती है। तो इम्यूनाइजेशन के बारे में कंप्लीट एजुकेशन मदर को और उनके फैमिली मेंबर्स को देनी है। इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जैसे ही बेबी डिलीवर होते हैं एट द टाइम ऑफ द बर्थ, कुछ वैक्सीनेशन कुछ इम्यूनाइजेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन के का इंजेक्शन लगता है, ओपीवी लगता है, बीसीजी का इम्यूनाइजेशन होता है, वैक्सीनेशन लगता है। इसी के साथ साथ बेबी जैसे ही बड़े होते हैं तो जैसे जेई का हो गया, बहुत सारे जो भी इंजेक्शन हैं, टीटी का हो गया, ये सारे इंजेक्शन बेबी को दिए जाते हैं जो कि उन्हें इन्फेक्शन से, फर्दर पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम से, हेल्थ इंजीरियस से चीज़ों से बेबी को प्रिवेंट कर पाए। इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ऑल न्यू बॉर्न शुड बी इम्यूनाइज्ड विद द बीसीजी। जैसे हर एक इंस्टीट्यूट में जैसे ही बेबी डिलीवर होता है उनको बीसीजी का वैक्सीनेशन कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रिवेंट करता है बेबी को ट्यूबरक्लोसिस से। जीरो डोज ऑफ द ओपीवी की ओरल पोलियो वायरस हमें वैक्सीनेशन बेबी को एडमिनिस्टर करनी है, ओरल रूट से देते हैं। इसमें क्या होता है बेबी को हम पोलियो से प्रिवेंट कर सकते हैं, पोलियो से बचा सकते हैं। एंड द फर्स्ट डोज ऑफ द हेपेटाइटिस बी एडमिनिस्टर करना है, बेबी को इन्फेक्शन से बचाना है एट द टाइम ऑफ द बर्थ। ये जितनी भी वैक्सीनेशन है और ओरल पोलियो वैक्सीन जो बेबी को एडमिनिस्टर करते हैं वो कभी देते हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ देते हैं। इन होम डिलीवरी बीसीजी एंड द ओपीवी शुड बी गिवन विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ द लाइफ। अगर बेबी का होम डिलीवरी हुआ है, हॉस्पिटल में नहीं हुआ है, किसी भी हॉस्पिटल सेटिंग या फिर इंस्टीट्यूशन में बेबी का डिलीवरी नहीं हुआ है, होम सेटिंग में हुआ है, तो बेबी के फर्स्ट वीक के अंदर वो वैक्सीनेशन जैसे ओपीवी का हो गया या फिर हेपेटाइटिस बी बीसीजी का हो गया, वो एडमिनिस्टर कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो आशा वर्कर होते हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स होते हैं, वो इसमें हेल्प करते हैं बेबी को इम्यूनाइज करने के लिए। द मदर शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिकमेंडेड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। मदर को पता होना चाहिए आगे के जितने भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हैं उनको किस किस तरीके से फॉलो में करना है, फॉलोअप में रखना है, क्या क्या बेबी को जो इम्यूनाइजेशन है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, अगर बेबी को वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो क्या क्या कंडीशन बेबी की बॉडी में अराइज हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मदर को एजुकेट करना है, मदर को पता होना चाहिए कि इम्यूनाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है बेबी की लाइफ में। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। इमीडिएट केयर में क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन में बेबी को प्रॉपर मॉनिटरिंग में रखेंगे कि बेबी की स्किन का कलर कैसा है, बेबी रिस्पिरेट अच्छे से कर रहा है, फीडिंग बेबी अच्छे से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, ऑब्जर्वेशन में प्रॉपर बेबी को रखेंगे जब तक वो हॉस्पिटल सेटिंग में है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेबी को प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखना। द बेबी शुड बी क्लोजली ऑब्जर्व्ड डेली फॉर द डिटेक्टिंग अबनॉर्मलिटी। हमें कोई भी अबनॉर्मलिटी है उसको डिटेक्ट करने के लिए, कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी है या फिर हार्ट काम नहीं कर रहा अच्छे से, बेबी का जीआई सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है, इसोफेजियम एट्रेशिया प्रेजेंट है, एपिग्लोटाइटिस है बेबी की बॉडी में, या फिर कोई भी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम प्रॉपर बेबी को ऑब्जर्वेशन में, मॉनिटरिंग में रखेंगे। अगर कोई भी अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है तो प्रॉम्प्ट इमीडिएट इंटरवेंशन का यूज करते हुए हम उसे ट्रीट कर पाए, इसलिए हम बेबी को प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। इसी के साथ साथ प्रॉपर ऑन गोइंग केयर में हम बेबी का टेम्परेचर चेक करते हैं, पल्स एंड द रेस्पिरेशन शुड बी मॉनिटर। तो सारा ही जितना भी बेबी का इंपॉर्टेंट वाइटल साइंस है उसको मॉनिटर करते रहेंगे। एंड फीडिंग बिहेवियर एंड द स्लीपिंग पैटर्न, बेबी का स्लीपिंग पैटर्न देखेंगे कि बेबी डीप स्लीप में सो रहे हैं या फिर नहीं सो रहे हैं, या फिर सोते हैं तुरंत ही उठ जाते हैं, अच्छे से नींद नहीं ले रहे हैं। और फीडिंग पैटर्न उनका देखेंगे कि किस तरीके से रिफ्लेक्स उनके काम कर रहे हैं, रूटिंग रिफ्लेक्स अच्छे से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, सकिंग कैसा है बेबी का, प्रॉपर मदर जो है फीडिंग टेक्निक का यूज कर रही है नहीं कर रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। द माउथ एंड द आई कॉर्ड एंड द स्किन शुड बी चेक्ड फॉर एनी साइन ऑफ द इन्फेक्शन।
बेबी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, इसलिए बेबी का माउथ ओरल कैविटी को प्रॉपर देखना है। कोई भी एस्पिरेशन तो बेबी नहीं नहीं किया है, कुछ भी चीज़ एस्पिरेट तो नहीं कर ली है। आई को देखेंगे, आई में कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं है। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रल जो भी इन्फेक्शन होता है बेबी की बॉडी में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बर्थ, तो होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है जब भी बेबी की वजाइनल डिलीवरी होती है उस टाइम पर। एंड द कॉर्ड को चेक करेंगे, कॉर्ड में कोई भी हैमरेज या फिर ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। स्किन को देखेंगे, इरिटेशन या फिर रैशेस तो नहीं कॉज हुए हैं। इन्फेक्शन को चेक करने के लिए हमें बेबी को प्रॉपर ऑब्जर्वेशन पे रखने की नीड होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉलो अप एंड द एडवाइस। क्या-क्या फॉलो अप में बेबी को रखना है। हमने प्रॉपर बेबी को ट्रीटमेंट दिया, हॉस्पिटल सेटिंग में रहे, जब डिस्चार्ज होने के बाद में जब बेबी घर पे जा रहा है, तब उस टाइम में मदर को, उनके पेरेंट्स को क्या-क्या एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, फॉलो अप के बारे में क्या-क्या एडवाइस देंगे उसको देखते हैं। ईच चाइल्ड शुड बी फॉलोड अप एट द लिस्ट वंस एवरी मंथ। हर एक मंथ में जो बेबी बॉर्न हुए हैं हॉस्पिटल सेटिंग में, जिन भी डॉक्टर के गाइडेंस में उनकी डिलीवरी हुई है, उनके साथ में उन्हें क्या करना है, फॉलो अप में उनके साथ में रहेंगे। वंस एवरी मंथ, मंथ में एक टाइम में फॉलो अप में रहना है। फॉर द फर्स्ट 3 मंथ तक रहेंगे। सब्सिक्वेंटली एट द 3 मंथ इंटरवल टिल 1 ईयर ऑफ द एज, 1 साल की एज तक प्रॉपर बेबी कैसे फॉलो अप में रहेंगे, डॉक्टर से चेकअप करवाते रहेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है बेबी की बॉडी में, तो इमीडिएट उसका इंटरवेंशन देके हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। फॉलो अप द विजिट आर द नेसेसरी। फॉलो विजिट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है फॉर असेसमेंट ऑफ द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। प्रॉपर चेक करते हैं हम, जैसे देखा हमने कि जो भी हम फॉलो कर रहे हैं वो कब तक कर रहे हैं, 1 ईयर ऑफ द एज तक कर रहे हैं। जब भी बेबी इन्फेंट है उस टाइम ड्यूरेशन तक करते हैं। क्या फाइंड आउट करने के लिए, असेसमेंट से क्या बेनिफिट मिलेगा, जो भी बेबी का ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट है उसको हम चेक कर सकते हैं कि बेबी टाइमली माइलस्टोन को अचीव कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट डिले तो नहीं है, कोई भी बेबी में अबनॉर्मलिटी तो प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से स्पीचिंग उनका डिलेड हो, ऑटिज्म वगैरह प्रेजेंट हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इंटरवेंशन का यूज भी तो कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्टेशन ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम एंड द हेल्थ एजुकेशन, इसी के थ्रू हम अर्ली डिटेक्टेशन कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज हुई है। इसी के साथ साथ मदर को एंड द पेरेंट्स को, उनके केयर गिवर को हम उसके रिगार्डिंग हेल्थ एजुकेशन भी दे सकते हैं। Health advice should be given during the hospital stay and at the time of the discharge। जो भी हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, हेल्थ एडवाइस दे रहे हैं बेबी को केयर प्रोवाइड करने के लिए, फीडिंग टेक्निक को मेंटेन करने के लिए, बेबी की क्लीनिंग से लेकर बेबी के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने तक की बातें जो भी हम मदर को एजुकेट कर रहे हैं, वो क्या है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द हॉस्पिटल स्टे। तभी भी मदर एडमिट है उस टाइम पे डिलीवरी के बाद में नर्सरी रूम में, तो हम मदर को एजुकेट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जब भी उनका डिस्चार्ज हो रहा है उस टाइम पे भी हम उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। केयर एट द होम शुड बी डिस्कस्ड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड टू द मदर एंड द फैमिली मेंबर। जो भी केयर है बेबी की, उसमें सबको इन्वॉल्व करना है, उनके पेरेंट्स और मदर की ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फादर को भी एंड द अदर फैमिली मेंबर को भी इन्वॉल्व करना है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेबी को केयर प्रोवाइड करने के लिए। हार्मफुल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, बहुत सारे मिथ होते हैं, टैबूज होते हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं। अगर बेबी जैसे ही बॉर्न हुए हैं तो जो फर्स्ट मिल्क कोलोस्ट्रम मदर सिक्रीट करते हैं ब्रेस्ट के थ्रू, तो बहुत से लोगों का ऐसा मानना होता है कि वो मिल्क अच्छा नहीं है बेबी की हेल्थ के लिए, क्योंकि मेडिकली क्या प्रूवन हुआ है कि बेबी की इम्यूनिटी के लिए कोलोस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क होता है बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी को बेबी की बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप करता है। तो ये जो हार्मफुल ट्रेडिशनल मिथ हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को फॉलो करवाने के लिए, वो क्या कहते हैं काऊ डक का यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने से बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है। मदर को एजुकेट करना है कि ऐसे कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस का यूज़ ना करें जिससे बेबी की हेल्थ पे इफेक्ट पड़े। ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी शुड बी अवॉइडेड सच एज द यूज ऑफ द घी का यूज करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर उसको लुब्रिकेट करने के लिए, उसका यूज नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन का यूज करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लीन करने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ द काजल इन द आई, अभी बेबी न्यू बॉर्न ही है, आईज इन्फेक्शन होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया जब भी बेबी वजाइनल डिलीवरी होती है बेबी की, तो उस टाइम पे जो भी नॉर्मल फ्लोरा नाइजेरिया गोनोरिया प्रेजेंट होता है, तो उससे बेबी की आई में इन्फेक्शन होता है। तो हमें उसको प्रिवेंट करना है। और उस ऊपर से वो क्या बता रहे हैं, तो जो भी इनके ट्रेडिशनल मिथ है वो कह रहे हैं बेबी की आंखों में काजल अप्लाई करो, तो ये तो उसकी आंखों में इरिटेशन को कॉज करेगा और आई इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो सकता है। तो इन सारे हार्मफुल ट्रेडिशन को मदर को अवॉइड करना है, एजुकेट करना है कि क्या-क्या इससे प्रॉब्लम बेबी की बॉडी में हो सकती है। एंड यूज़ ऑफ द आर्टिफिशियल फीडिंग,
आर्टिफिशियल फीडिंग को स्टार्ट करने के लिए बहुत से लोग बोलते हैं, तो बताना है मदर को कि 6 मंथ तक बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग, मदर के जो भी फीड करवा रहे हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी इफेक्टिव है बेबी के लिए, तो उस बारे में मदर को एजुकेट करना है। फिर उनका जो भी इनका डिसीजन होगा वो मदर के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनके बेबी के लिए क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द फॉलो अप एंड द एडवाइस। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही। हमने न्यू बॉर्न इसेंशियल इमीडिएट केयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था। फर्स्ट वीडियो में हमने इसके फर्दर जो भी हेडिंग्स हैं उनको कवर किया है, रिमेनिंग हेडिंग्स को हमने इस वीडियो में कवर किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंगारू मदर केयर, एंड जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए उनको स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। आपने इस वीडियो के थ्रू कुछ भी लर्न करा है तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड बिल्कुल भी मत भूलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना वीडियो को। थैंक यू।